हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के इस लेक्चर में हम लोग एन फैक्टर निकालना सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एन फैक्टर निकालना सीखा था एलिमेंट का, उसके बाद हम लोग ने सीखा आयन का, फिर एसिड का सीखा, फिर बेस का सीखा और फिर सॉल्ट का सीखा था हम लोग ने। तो इस लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के एन फैक्टर को निकालना सीखेंगे। तो हम लोग है ना एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग है ना या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का। तो एन फैक्टर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय पर मोल ऑफ द कंपाउंड। यानी जो कंपाउंड है उसका एक मोल जितना इलेक्ट्रॉन देता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन लेता है वही हमारा एन फैक्टर हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लें कि हम लोगों के पास Al3+ है, तो Al3+ अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले तो ये क्या बन जाएगा हमारा एल्यूमिनियम। यानी अगर हम लोग एल्यूमिनियम का अगर हम लोग एक मोल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देना पड़ेगा। किसको? Al3+। तो चूंकि इसके एक मोल के लिए हम लोगों को 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो एल्यूमिनियम का जो एन फैक्टर है वो हमारा 3 है। यानी एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय पर मोल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल में जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होता है उसी को हम लोग एन फैक्टर कहते हैं। तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना, उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार है ना रिवीजन कर लें कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, या फिर किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, किसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो किसी भी प्रोसेस में है ना जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी ऑक्सीडेशन हम लोग कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो हम लोग अगर एस जो है अगर ब्रैकेट में रख देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है उसको खो सकता है। तो किसी भी प्रोसेस में है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खोता है ना उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि ये जो सोडियम है ये Na+ बना रहा है और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो इस प्रोसेस में सोडियम जो है जो स्पेसीज लेफ्ट हैंड साइड में है वो देखना है कि वो क्या कर रहा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन देकर Na+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को है ना लूज कर रहे हैं है ना किसके द्वारा, सोडियम के द्वारा, तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे कि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सोडियम दे रहा है, तो हम कहेंगे कि सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी सोडियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन में जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग
रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी रिडक्शन जो है वो प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस प्रोसेस का नाम हुआ रिडक्शन। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसा कि अगर हम लोग ये फर्स्ट वाला एग्जांपल में देखें तो जो Al3+ के जो आयन है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? Al3+ के द्वारा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो हमारा रिडक्शन है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। और किसके द्वारा लिया जा रहा है? Al3+ के द्वारा लिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर Al3+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई आयन इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो घटेगा, +3 से यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जैसे यहाँ पर पहले 0 था और यहाँ पर +1 हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिडक्शन में जाता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेता है, जबकि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन में जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पर कोई दूसरा सब्सटेंस होना चाहिए जो उस इलेक्ट्रॉन को ले सके। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी, है ना, अकेले नहीं हो सकता है, वो दोनों हमेशा एक साथ ही, है ना, रहेंगे। अगर कहीं ऑक्सीडेशन है तो वहां रिडक्शन भी होगा, और अगर कहीं रिडक्शन है तो वहां ऑक्सीडेशन भी होगा, यानी दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। और यही कारण है कि हम लोग ऐसे प्रोसेस को रेडॉक्स प्रोसेस या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यानी रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक कॉम्बिनेशन है किसका? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का। जैसा कि हम लोग अगर यहाँ पर देखें कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग समझ गए, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग समझ गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, जैसा कि यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा गया जो बहुत ही फेमस रिएक्शन है कि जब हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू सॉल्यूशन है, पर धीरे धीरे उसका जो ब्लू कलर है वो हटना शुरू होता है ना, क्योंकि हम लोगों का जो जिंक है वो जिंक सल्फेट बनाना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ जो कॉपर है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। तो उसी रिएक्शन को हम लोगों ने आयनिक फॉर्म में लिखा है Zn प्लस कॉपर 2+, और ये रिएक्ट करके बना रहा है Zn2+ प्लस कॉपर। और हम लोग कह रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। इसका मतलब है कि इसमें दो रिएक्शन छुपा हुआ है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, और इन्हीं को हम लोग हाफ रिएक्शंस भी बोलते हैं। यानी दो हाफ रिएक्शंस मिलकर एक रिएक्शन बनाएगा जो कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जिंक जो है वो क्या कर रहा है? Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिंक जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन देकर, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो ऑक्सीडेशन हो गया, और हम लोग जानते हैं कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो जिंक है वो क्या काम कर रहा है? वो एक रिड्यूसिंग
एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें तो कॉपर 2 प्लस आयन क्या कर रहा है, तो कॉपर 2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर है ना किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर में। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन प्रोसेस कहेंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर 2 प्लस। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो कॉपर 2 प्लस है ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यानी यहाँ पर जो जिंक है ये जिंक हमारा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है और जो कॉपर 2 प्लस है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो हम लोगों को कॉपर नहीं बोलना है, कॉपर तो इधर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कॉपर 2 प्लस है। कॉपर और कॉपर 2 प्लस में अंतर है, ये कॉपर सल्फेट को डिनोट कर रहा है ना, कॉपर 2 प्लस की आयन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर जिंक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर 2 प्लस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसको हम लोग 2 हाफ रिएक्शंस में है ना तोड़ सकते हैं, जिसमें एक रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे और एक रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग 2 भाग में तोड़ सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पे एक टर्म आया था है ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, तो इसको पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग सब लोग NaCl कंपाउंड का नाम हम लोगों ने सुना होगा। तो अगर हम लोग NaCl को कहते हैं NaCl, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग NaCl को ऐसे है ना डिनोट करते हैं कि सोडियम पर +1 है और Cl पर -1 है। यानी NaCl जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है और इस आयोनिक कंपाउंड में सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देकर Na+ में कन्वर्ट हो जाता है और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन बन जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि इस आयोनिक कंपाउंड में सोडियम के ऊपर में क्या चार्ज है, तो हम लोग कहेंगे +1। तो ये जो +1 हुआ वही हम कहेंगे कि ये सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम का वो चार्ज है जो उस पर मौजूद होगा अगर वो आयनिक कंपाउंड है। तो अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे सोडियम के ऊपर में +1 है, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 है और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो जो कटायन पे जो चार्ज होगा है ना वही जो है हम लोगों का उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और जो एनायन पे जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जैसे HCl, जहां पर हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो क्या ये बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड है, तो नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है ना हाइड्रोजन और Cl को असाइन करते हैं ये मानते हुए कि अगर HCl एक आयोनिक कंपाउंड होता तो कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा होता। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन की तुलना में कम होता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो एक टेंडेंसी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कितना हम उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, यानी क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने का जो टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो अगर ये कंपाउंड आयोनिक होता तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होता और इसीलिए हम लोग है ना यहाँ पर क्लोरीन को असाइन करते हैं -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रोजन को +1 का। यानी अगर हम लोग किसी आयोनिक कंपाउंड में बात करेंगे तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रियल चीज है, यानी यहाँ पर रियल में सोडियम के ऊपर में +1 का चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर में -1 का चार्ज है। पर अगर हम लोग किसी कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक इमेजिनरी चीज हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये +1 एक्चुअल में यहाँ पर चार्ज नहीं है,
ये कह रहा है कि ये यहां पर चार्ज होता अगर ये आयोनिक कंपाउंड होता, लेकिन ये तो आयोनिक कंपाउंड नहीं है। तो फिर हमारे दिमाग में एक डाउट आएगा कि जब ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है तो हम लोग इस पर Q+1 और Cl पर -1 हम लोग यहाँ पर है ना दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से एज्यूम करेंगे कि हाइड्रोजन पे +1 है और Cl पे -1 है, तो किसी कोवैलेंट रिएक्शंस में, यानी ऐसे रिएक्शंस में जहां कोवैलेंट कंपाउंड्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि ऑक्सीडेशन नंबर रियल है या इमेजिनरी है, तो आप बताइए कि अगर वो कंपाउंड आयोनिक है तो जो चार्ज आ रहा है वो रियल है, और अगर कोई कंपाउंड जो है वो अगर हमारा कोवैलेंट है तो जो चार्ज आ रहा है वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। पर हम लोग ऐसा इसलिए मान रहे हैं ताकि अगर वो कंपाउंड किसी रिएक्शंस में अगर पार्टिसिपेट करे तो हम लोग आसानी से बता सके कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस हम लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसीलिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन हम लोग स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द चार्ज दैट एटम वुड हैव, ठीक है, इफ द कंपाउंड वाज कंपोज्ड ऑफ आयंस। अगर वो कंपाउंड आयन से बना होता तब उस एटम पर कितना चार्ज आता, यही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये किस बात पर आधारित है, अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तब तो +1 -1 रियल है, और अगर वो है ना कोवैलेंट कंपाउंड है तब हम लोग क्या करेंगे, हर एक बॉन्ड को देखेंगे, है ना, और उस बॉन्ड में जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको +1 देंगे और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको -1 देंगे। तो क्या होगा अगर दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर सेम हो जाए, जैसे अगर हम लोग कहें यहां पर कि हमारे पास H और H, अगर यहां पर हम लोग एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, दो है ना सेम एटम, सिमिलर एटम, हाइड्रोजन एटम्स, तो हम लोग जानते हैं चूंकि दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम ही, क्योंकि दोनों तो एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि इस एटम पर भी कोई चार्ज नहीं आया और इस एटम पर भी कोई चार्ज नहीं आया, यानी इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यानी अगर कोई सिंगल बॉन्ड दो सिमिलर एटम के बीच में बनता है तो दोनों एटम को हम लोग क्या असाइन करेंगे, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक और एग्जांपल ले, यहां पर क्रोमियम है, ये डबल बॉन्ड है और ये यहां पर ऑक्सीजन है और ये यहां पर एक ऑक्सीजन है और यहां पर एक ऑक्सीजन। अगर हम यहां पर सारे एटम्स का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए अगर क्रोमियम, तो हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम एक मेटल है जबकि ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। तो मेटल तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम लोग देखें तो मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी नहीं होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है। यानी क्रोमियम जो है वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करेगा और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि क्रोमियम कितना बॉन्ड बना रहा है, तो ये 2 बॉन्ड यहाँ पर है, एक तीसरा बॉन्ड यहाँ पर है ना, 4, 5 और 6, यानी क्रोमियम है ना ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है और हर बॉन्ड में क्रोमियम कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और यही कारण है कि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा। क्यों +6 हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम हर एक बॉन्ड के कारण +1 का चार्ज लेगा, क्योंकि हर बॉन्ड में क्रोमियम कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर हम लोग इस ऑक्सीजन पे बात करें तो यहाँ पर -2 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना रहा है क्रोमियम के साथ। अगर इस ऑक्सीजन का बात करें तो इस बॉन्ड के कारण क्रोमियम पर एक -1 का चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेकिन इस बॉन्ड के कारण फिर ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, यहाँ कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1। और अगर किसी कंपाउंड में हम लोग है ना जितने भी एटम्स हैं, अगर सबका ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम लोग जोड़े तो वो 0 के बराबर होगा।
ठीक है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स एक एटम दे रहा होगा दूसरा एटम भी उतना इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर तभी निकाल सकते हैं जब हमको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग तभी सही सही निकाल सकते हैं, है ना, जब हम लोगों को उसका स्ट्रक्चर पता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है और फिर हम निकाल रहे हैं तो वो हो सकता है सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम लोगों को पहले स्ट्रक्चर जानना होगा, लेकिन हमारे पास कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी है जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बिना स्ट्रक्चर बनाए भी निकाल सकते हैं, और वो हम लोगों का 99% जगह सही बैठता है। तो बाकी जो 1% हम लोगों का रूल वहां पर फेल हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर रखेंगे याद, और बाकी सब के लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड्स की सहायता से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालना सीखेंगे। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में हमेशा, है ना, बैठाना चाहिए कि आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का तभी निकाल सकते हैं जब आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता है, और नहीं तो फिर जो हम लोग निकाल रहे हैं उसमें हमारा जो आएगा ऑक्सीडेशन नंबर वो सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन हमारे सिलेबस में नॉर्मली जो हम लोग शॉर्टकट मेथड्स यूज करते हैं उससे सभी जगह सही आता है, और 4-5 जगह जो है हम लोगों का जो सिलेबस में वो नियम फेल होता है। तो वही 4-5 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, जिसमें से एक ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहेंगे CrO5, जिसका हम लोग कहते हैं कि एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे, यानी कुछ शॉर्टकट हम लोग का मेथड्स होगा जिसकी सहायता से हम लोग किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हम लोग निकालेंगे, है ना, बिना उसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर को जाने हुए। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे जिसकी सहायता से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे किसी एटम का बिना उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए हुए। तो पहला जो रूल है वो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंट फॉर्म इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो अगर एलिमेंट के फॉर्म में देखें तो 0 होगा, क्योंकि वो एलिमेंट में अगर रहेगा तो सारे एटम्स, है ना, एक ही जैसे होंगे जिनमें कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे अगर हम लोग कहें कि हम लोगों के पास P4 है, तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि जो चारों एटम है वो फास्फोरस के हैं, तो कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर हर फास्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 मानेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग F2 ले तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग सोडियम ले तो भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। यानी किसी भी एटम का एलिमेंटल फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो वो 0 होगा। ठीक है, सेकेंड जो है, फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा -1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है ना, तो वो सबसे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच सकता है। तो फ्लोरीन का ऑलवेज -1 होगा। लेकिन कब? जब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग एलिमेंट में देखेंगे तो फ्लोरीन का स्टिल 0 ही है, क्योंकि वो किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें फ्लोरीन का तो ऑलवेज हम लोग -1 मानेंगे। अल्कली मेटल्स, हम लोग जानते हैं अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स हमेशा नॉन मेटल से कंबाइन करेंगे, तो जिनमें इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होगा। और यही कारण है कि चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसीलिए हम लोग इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट एज्यूम करते हैं वो हमेशा +1 होता है। तो कोई भी अल्कली मेटल हमको मिलेगा उसका हम लोग +1 मानेंगे, है ना, बशर्ते कि वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा हो। अगर यहाँ सोडियम देखिए अकेला है, वो कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। लेकिन अगर वही कंपाउंड बना लेगा जैसे NaCl, तो वहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम लोग जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये लोग जब आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। चाहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसमें से कोई भी अगर हम लोगों को
दिखता है एटम तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम लोग +2 मानेंगे, क्योंकि ये हमेशा नॉन मेटल से ही है ना कॉम्बाइन करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो है हम लोगों का +3 हम लोग एज्यूम करेंगे। हाइड्रोजन जो है ना, उसका हम लोग +1 एज्यूम करेंगे, लेकिन ये कहीं कहीं हम लोगों का एक्सेप्शंस रहेगा। और नॉर्मली हाइड्रोजन का जो एक्सेप्शंस जो है वो वहां मिलता है जब वो किसी दूसरे मेटल से कंबाइन करता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। क्योंकि सोडियम का तो हम लोग पहले से ही +1 माने हुए हैं, और सोडियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से हम लोगों का कम है, और यही कारण है कि सोडियम अगर +1 है तो हाइड्रोजन यहाँ पर -1 होगा। तो सिर्फ अगर मेटल हाइड्राइड्स को छोड़ दें तो हाइड्रोजन का अपने कंपाउंड्स में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो हमेशा +1 होगा। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो हमारा ऑक्सीजन है। तो अगर ऑक्सीजन हम लोग को कहीं पर दिखेगा तो हम लोग उसको -2 एज्यूम करेंगे, लेकिन कुछ केसेस में हम लोगों को प्रॉब्लम आएगा। तो कहां कहां प्रॉब्लम आएगा? तो एक्सेप्शंस है जैसे पैरोक्साइड्स, और ये H2O2 सिर्फ एक ही पैरोक्साइड नहीं, सारे पैरोक्साइड्स में। पैरोक्साइड्स किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, जैसा कि अभी हम लोग CrO5 का स्ट्रक्चर देखे थे, वहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था। तो जहां भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा वहां ऑक्सीजन का -2 की बजाय क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो पैरोक्साइड्स ही करते हैं। ठीक है, अगर OF2 का बात करें तो चूंकि फ्लोरीन का -1 हम लोग एज्यूम करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम हम लोगों का 0 होना है। तो हर फ्लोरीन का -1 है, तो 2 फ्लोरीन हुआ तो -2 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का +2 हो जाएगा। उसी तरह O2F2 में हर फ्लोरीन का यहाँ पर -1 है, तो इस ऑक्सीजन का यहाँ पर +1 हो जाएगा। पर इन दोनों से हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों रेयरली हम लोगों को मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो पैरोक्साइड है, और किसी कंपाउंड में अगर पैरोक्साइड बॉन्ड है तो हम लोग पता नहीं लगा सकते, और वहीं पर हमारा जो ये रूल्स है वो हमारा फेल हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को घबराने का इसलिए बात नहीं है, क्योंकि वैसे केसेस जो हम लोगों को पढ़ना है वो 4-5 ही केसेस है, ज्यादा केसेस नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे, इनको कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स। तो सुपर ऑक्साइड्स में चूंकि पोटेशियम का यहाँ पर +1 है, तो 2 ऑक्सीजन का यहाँ पर -1 होगा, तो 1 ऑक्सीजन का -1/2 हो जाएगा। यानी जो भी हम लोग है ना एटम के ऊपर दिखाते हैं वो पर एटम होता है। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का तो -2 है, लेकिन 1 ऑक्सीजन का -1 है, इसलिए हम लोग जब भी एटम के ऊपर में अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे तो वो हम लोगों का पर एटम होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? फ्लोरीन को हमेशा -1 मानना है कंपाउंड में, अल्कली मेटल को +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल को +2, एल्यूमिनियम को +3, और अगर हम लोगों का हाइड्रोजन हो तो हमेशा +1 मानना है। सिर्फ केयर लेना है हम लोगों को मेटल हाइड्राइड्स में। अगर ऑक्सीजन हो तो हम लोगों को -2 मानना है, लेकिन अगर पैरोक्साइड्स होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वहां हम लोग को -1 लेना होगा, है ना। यानी उस केसेस में हम लोग को दिक्कत आएगा, पर वैसे कुछ ही केसेस है जिसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है, अगर फ्लोरीन के साथ अगर कॉम्बिनेशन कर रहा है ऑक्सीजन, तो वहां पर हम लोगों को देखना होगा, है ना। अगर OF2 होगा तो +2 हो जाएगा, O2F2 होगा तो +1, और फिर सुपर ऑक्साइड्स में बाकी सब जगह हम लोग ऑक्सीजन को -2 एज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग हैलोजन देखते हैं तो हम लोग अभी फ्लोरीन को तो देख चुके हैं, हमेशा -1 होता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। लेकिन अगर हैलोजन सेंट्रल एटम नहीं है तो हमेशा -1 होगा। सेंट्रल एटम का मतलब है कि अगर हम लोग देखें HClO4, तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर क्लोरीन का -1 नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर KCl देखें तो क्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं है, तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑलवेज -1 होगा। तो हैलोजन का हमेशा -1 होगा। सिर्फ प्रॉब्लम कब क्रिएट होगा? जब अगर हैलोजन सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग है ना इन कुछ रूल्स की सहायता से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किसी एटम का निकाल सकते हैं। बस ये याद रखना है कि अगर कोई कंपाउंड है तो सारे एटम्स का जो सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो 0 होगा। यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग नंबर्स लिखें तो वो 0 होगा
अगर हम लोग किसी कंपाउंड के बारे में अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो चार्ज के बराबर होगा अगर हम लोग किसी आयन के बारे में अगर बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें KMnO4, तो KMnO4 में अगर हम लोग सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दें, एक पोटेशियम का, एक Mn का और 4 ऑक्सीजन का, तो वो 0 होगा क्योंकि ये कंपाउंड है। लेकिन अगर हम लोग MnO4 माइनस का अगर हम लोग देखें, तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट और 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर जोड़ेंगे तो वो -1 के बराबर होगा। तो कंपाउंड के लिए 0 होता है और आयन के लिए जो हमारा वो चार्ज होता है उसी के बराबर होता है, ठीक है। और किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी सल्फर का 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन का 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि अगर कहीं सल्फर दिखाई देगा तो उसका मैक्स कितना आएगा, +6, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, +6 मैक्स है। अगर हम लोगों का मैक्सिमम जो है वो +6 आएगा। अगर फास्फोरस है तो +5, ये हमारा मैक्सिमम होगा। उसी तरह नाइट्रोजन को भी अगर बोलेंगे तो +5 जो है वो मैक्सिमम हम लोगों का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास कुछ रूल्स आ चुके हैं जिसकी सहायता से हम लोग अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लें, है ना, KMnO4 का, और अगर कोई कहता है कि यहाँ पर Mn का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम लोग Mn का तभी निकाल सकते हैं जब हम लोगों को बाकी एटम का पता हो। तो पोटेशियम का हम लोग जानते हैं +1 होता है और ऑक्सीजन का हम लोग -2 एज्यूम करेंगे। और चूंकि ये कंपाउंड है तो टोटल अगर हम लोग सम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का तो वो 0 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर पोटेशियम का क्या मानेंगे, 1, Mn का नहीं पता है तो X मानेंगे। हर ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर -2 × 4 कर दिया और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग X निकालेंगे तो X का जो वैल्यू है वो +7 हो जाएगा। यानी यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। अगर उसी तरह कोई हम लोगों से पूछता है C2O4 2- और हम लोग से पूछता है कि कार्बन का यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसको X मान लेंगे। कितने कार्बन है यहाँ पर, 2, तो हम लोग लिखेंगे 2X। हर ऑक्सीजन का -2 होता है तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4, तो ये हो जाएगा -8। और इसको हम लोग 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये आयन है और इसका चार्ज कितना दिया हुआ है, 2-, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -2। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 6 आ जाएगा और इसीलिए यहाँ पर x बराबर +3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो हर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर +3 है। और यहाँ पर जो हम लोग ऊपर में दिखा रहे हैं वो पर एटम होता है। तो जैसा कि अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख चुके हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग n फैक्टर कैसे निकालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, C+HNO3 और ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं CO2 + NO2 और +H2O। तो देखिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो हम लोगों को जब n फैक्टर निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, तो हम लोगों से 3 तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। जैसा कि ये एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अगर हम लोग देखें कि एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखा गया है पर ये बैलेंस नहीं किया गया है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शन को लिखकर भी आपको n फैक्टर निकालना पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम में, कि सबसे पहले हम लोग को वो एटम्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो चेंज होता नहीं है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग हटा दें, है ना, और फिर देखें कि बाकी हम लोग के पास कौन से एटम्स बचे हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ कार्बन है और ये एलिमेंट के स्टेट में है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालना चाहे तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का हम लोग 1 मानेंगे
नाइट्रोजन का X 3 ऑक्सीजन है तो -6 और इसको करेंगे 0 क्योंकि ये एक कंपाउंड है। और यहां से हम लोगों का X का जो वैल्यू है वो +5 आ जाएगा, यानी यहां पर जो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। अगर अब हम लोग यहाँ पर कार्बन का निकालना सीखे तो कार्बन का X मानते हैं 2 ऑक्सीजन है तो -4 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये भी एक कंपाउंड है। तो यहां से X का वैल्यू हम लोगों को +4 आ जाएगा, तो यहां पर +4 आ गई। अब अगर हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन का देखें तो उसी तरह X -4 बराबर 0, तो यहाँ भी X का वैल्यू +4 हो जाएगा, यानी यहाँ भी नाइट्रोजन का +4 है। यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ ऑक्सीजन का -2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 है। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग है ना नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उसका चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज किसका हो रहा है? कार्बन का और साथ ही साथ है ना नाइट्रोजन का। अब देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो n फैक्टर होता है वो क्या होता है, तो n फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना पर मॉलिक्यूल। तो जैसा कि अगर हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर अगर हम लोगों से कार्बन का पूछा जाए तो कार्बन का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहां पर क्या है +4, तो यहां पर कार्बन का कितना चेंज हो रहा है 4। तो हम लोग कहेंगे कि इस कार्बन के लिए हमारा n फैक्टर 4 हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। अगर हम लोग यहां पर HNO3 देखें तो यहां पर नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहां पर नाइट्रोजन का +4, तो कितने का चेंज हुआ 1 का। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है, तो जिस एटम का चेंज हो रहा है सिर्फ उसी को हम लोग को देखना है। तो यहां पर +5 है और यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर कितने है ना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है 1। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इस HNO3 का जो n फैक्टर है वो 1 है। तो HNO3 का n फैक्टर 1 हो गया और कार्बन का n फैक्टर 4 हो गया। तो अगर कोई हमसे कार्बन का यहाँ इक्विवेलेंट वेट पूछेगा, अगर इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन का, तो हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक वेट 12 हो जाता है और इसको n फैक्टर से डिवाइड करना है 4, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग यहाँ HNO3 का अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो HNO3 का हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 × 3 48 हो जाएगा। तो 48 + 1 49 और 49 में अगर हम लोग 14 ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट 63 हो गया और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या रहा हम लोगों का n फैक्टर, और HNO3 का यहाँ n फैक्टर हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि HNO3 का इक्विवेलेंट वेट हमारा 63 आ रहा है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग को इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल M मान लेंगे और उसको सिर्फ n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग को निकालना आता है, सारे एटम्स के एटॉमिक वेट को हम लोग जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो हम लोग अब सिंबॉलिकली काम करेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट को m रख देंगे और n फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं समझना है कि HNO3 का इक्विवेलेंट वेट हमेशा 63 आएगा। मैंने पिछला लेक्चर में बताया था कि इक्विवेलेंट वेट हमेशा रिएक्शन पर डिपेंड करता है, तो इक्विवेलेंट वेट HNO3 का चेंज हो सकता है रिएक्शन के है ना अकॉर्डिंगली हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक टाइप का जो क्वेश्चन था जिसमें एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ था वो बैलेंस्ड नहीं दिया हुआ था और हमको बैलेंसिंग करना भी नहीं था, बस हम लोगों को उस एटम्स को आइडेंटिफाई करना था जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और फिर हम लोगों को चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर है ना मॉलिक्यूल देखना था। पर इसी क्वेश्चन को हम लोगों को है ना एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये पूरा एक कंप्लीट है ना रेडॉक्स रिएक्शन ना देकर सिर्फ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि C जो है वो CO2 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर n फैक्टर निकालना है कार्बन के लिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ना +4 था, तो यहाँ पर कार्बन का जो n फैक्टर है हम लोगों का वो यहाँ पर 4 हो जाए। तो हम लोगों को एक हाफ रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन भी देकर दिया जा सकता है और हाफ रिएक्शन भी दिया जा सकता है।
तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ कार्बन का ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो इधर भी कहीं रहा होगा, है कि नहीं यहाँ पर, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली हम लोग है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अवॉइड कर देते हैं, तो जो बचा हुआ है उसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ना ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HNO3 किस में चेंज हो रहा है, तो HNO3 यहाँ पर चेंज हो रहा है NO2 में। अब देखिए हमसे कोई पूछेगा HNO3 का n फैक्टर निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर भी कहीं रहा होगा, लेकिन उसका तो हम लोग का चेंज होता नहीं है, तो किसका चेंज हो रहा होगा? नाइट्रोजन का। तो हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन का निकाले हैं, अभी क्या है +5 है यहाँ पर, और यहाँ नाइट्रोजन का +4 है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितने का चेंज हुआ, 1 का। तो इस पूरे HNO3 का हम लोगों का, इस पूरे का जो n फैक्टर है हम लोगों का n फैक्टर, वो हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों का हाफ रिएक्शन अगर दिया रहे तो पहले उस एटम को देखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अगर कार्बन का ही चेंज हो रहा होगा तो कार्बन का अगर हम लोग x मानते हैं तो यहाँ 2x - 8 और ये -2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर 6 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू +3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हर कार्बन एटम का क्या है, +3 है। +3 कितने कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है? 1 का, क्योंकि हम लोग 2 का तो 6 लिख रहे हैं, तो 1 का क्या है, +3 है। यहां पर अगर हम आए तो x - 4 कार्बन का निकाल रहे हैं, 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो गया, +4। तो यहां पर क्या है, +4। अब हम लोग किसका n फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो ये C2O4 2- यानी ऑक्सलेट आयन का, इसका n फैक्टर निकालना चाह रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ। तो यहाँ पर एक कार्बन का +3 है और यहाँ एक कार्बन का +4 है, तो यहाँ पर कितने का चेंज हुआ, 1 का। लेकिन इसमें कितने कार्बन एटम है, 2, क्योंकि हमारा है पर मॉलिक्यूल। तो इसके एक अगर हम लोग देखें एक आयन में है ना 2 यहाँ पर कार्बन एटम है, तो दोनों के लिए चेंज देखना पड़ेगा। तो एक एटम का +3 था, एक एटम का +4 था, तो यहाँ पर एटम एक का चेंज हुआ, लेकिन इसमें 2 एटम है तो कितने का चेंज हुआ, 2। तो इसका जब हम लोग n फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर n फैक्टर हमारा 2 आएगा, क्योंकि इसमें 2 एटम है। लेकिन जब हम इसका n फैक्टर अगर निकालना चाहे CO2 का, तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो n फैक्टर है वो हमेशा हम लोगों का 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें कितने कार्बन एटम है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको देखेंगे कि उसका कितना संख्या यहाँ पर है, और फिर हम लोग टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालेंगे। यानी अगर हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोगों को एक रेडॉक्स रिएक्शन दे के भी पूछा जा सकता है और हाफ रिएक्शन दे के भी पूछा जा सकता है। दोनों के केस में है ना जो रूल है वो सेम है कि पहले उस एटम को पता लगाइए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और फिर हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल लेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर हम इसी रिएक्शन को बैलेंस कर देते, तो अगर इसी रिएक्शन को अगर हम लोग यहाँ पर बैलेंस करते तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता, C+ यहाँ पर 4HNO3 होता, और ये रिएक्ट करके यहाँ पर बना रहा है CO2 + 4NO2 और +2H2O। अब देखिए, अब ये जो है ये रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर अब हमको यहाँ से n फैक्टर निकालना होगा तो यहाँ पे तो ये 0 है और यहाँ पर है +5 और यहाँ पर है +4 और यहाँ पर है +4। तो अगर हम लोग यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखें तो 0 से 4 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इसका n फैक्टर 4 हो गया। और अगर हम लोगों को HNO3 का देखना है तो हम लोगों को इसके इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम लोगों को HNO3 का देखना है तो बस यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +4 है, तो इसका कितना चेंज हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो यहाँ पर HNO3 का अगर हम लोग n फैक्टर देखें तो यहाँ पर n बराबर 1 आएगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर कोफिशिएंट है, ठीक है। पर हम लोग अगर देखें तो पर मॉलिक्यूल देखना है हम लोगों को, तो इसका +5 था और इसका +4 था, ठीक है। तो अगर
बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मॉलिक्यूल निकालना है। अगर बैलेंस दिया हुआ है तो भी दिक्कत नहीं है, हम लोगों को पर मॉलिक्यूल ही निकालना है। और चाहे हाफ रिएक्शन भी दिया हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को पर मॉलिक्यूल ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एन फैक्टर निकालने का। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एन फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो लेफ्ट हैंड में स्पेसीज है उसका हम लोगों को एन फैक्टर निकालना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है ना हाफ रिएक्शन टाइप का दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर आर्सेनिक का निकालेंगे तो इसका x मान लेंगे, तो यहाँ पर 2x - 6 बराबर 0 हो जाएगा, वहां से x का वैल्यू +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आर्सेनिक का +3 मिल रहा है हमको। और यहाँ पर अगर हम लोग आर्सेनिक का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 10, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2x - 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x का वैल्यू +5। अब देखिए यहाँ पर हर आर्सेनिक का +3 है और यहाँ पर +5 है, तो कितने का चेंज हुआ, 2 का। पर यहाँ पर कितने आर्सेनिक के एटम है, 2। तो एक में अगर 2 का चेंज हुआ है तो 2 में 4 का चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का इसका जो एन फैक्टर है वो 4 आएगा, क्योंकि 2 एटम के लिए लेना। और अगर इसका भी एन फैक्टर पूछता है तो हम लोगों का 4 ही आता, क्योंकि ये भी 2 एटम है इसमें। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं। तो अगर पोटेशियम का अगर हम लोग 1 माने और ब्रोमीन का x माने और ऑक्सीजन का -2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + x - 6 बराबर 0, और यहां से हमारा x बराबर आ जाएगा +5, यानी यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और यहाँ पर ब्रोमीन चूंकि एलिमेंट के स्टेट में है तो यहाँ पर 0 है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, तो 5 का चेंज हो रहा है, और इसमें ब्रोमीन के कितने एटम है, 1 ही। तो अगर हम लोग इसका एन फैक्टर लेंगे तो इसका एन फैक्टर 5 आ जाएगा। लेकिन अगर Br2 का अगर हम लोग यहाँ पर अगर एन फैक्टर निकाले तो ये 10 आ जाएगा। क्यों 10 आ रहा है, क्योंकि इसमें ब्रोमीन के 2 एटम है, तो एक एटम में 5 का चेंज हुआ है तो 2 एटम में 10 का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग देखें तो पोटेशियम का 1 मानेंगे, Mn का x मानेंगे और ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ -8 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ गया, और यहाँ पर अगर निकालेंगे तो 2x - 6 बराबर 0, तो x का वैल्यू यहाँ पर +3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +3 है, कितने का चेंज हुआ, 4 का। और चूंकि इसमें एक ही Mn के एटम है तो इसलिए इसका एन फैक्टर हम लोगों का 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग Mn2O3 में देखेंगे तो यहाँ Mn के 2 एटम है, यानी इसका जो एन फैक्टर है वो हम लोगों का 8 आ जाएगा, क्योंकि एक में 4 का चेंज हुआ है तो 2 में 8 का चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो चूंकि यहाँ पर है ना ऑक्सीजन का -2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन का +1 होगा। 2x - 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू +1 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू +4 है, यानी यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, 3 का। +1 है और +4, 3 का डिफरेंस है। और इसमें कितने एटम है नाइट्रोजन के, 2, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर हम लोगों का 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एन फैक्टर देखें तो यहाँ पर हम लोगों का एन फैक्टर 3 होता है, क्योंकि इसमें एक एटम है और इसमें 2 एटम। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये हम लोगों का FeSO4 है। हम लोग सल्फेट पर -2 होता है तो Fe पर +2, तो यहाँ पर आयरन का +2 है। और यहाँ पर अगर हम आयरन का देखें तो +3 है और सल्फेट का -2 है, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो अगर हम लोग यहाँ पर आयरन का देखें कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ 1 का चेंज हो रहा है और इसमें एक ही एटम है, तो यहाँ पर एन फैक्टर हमारा 1 है। और यहाँ हमारा अगर एन फैक्टर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें Fe के 2 एटम। तो अब अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट पूछता तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट लेते और 4 से डिवाइड करते। अगर इसका इक्विवेलेंट वेट पूछता तो मॉलिक्यूलर वेट लेते और 4 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर 1 से डिवाइड करते। अगर उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी निकाल सकते थे, तो इसमें हम लोगों को 4 से डिवाइड करना पड़ता मॉलिक्यूलर वेट को, इसमें 8 से, और इसमें फिर से हम लोगों को 2। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ इंडिकेटेड स्पीसीज। तो यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है
और यहाँ पर इंडिकेटेड जो है स्पेसीज है वो H3PO3 है और हमको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर से अगर निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 3 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो +3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर फास्फोरस का क्या है +3। यहाँ पर अगर हम लोग फास्फोरस का निकालेंगे तो 3 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का वैल्यू +5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर फास्फोरस का +5 हो गया। और यहाँ पर अगर हम लोग फास्फोरस का देखेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का हम लोग +1 मानते हैं। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर फास्फोरस एटम का +3 है और यहाँ पर फास्फोरस एटम का +5 है और यहाँ फास्फोरस एटम का -3 है, यानी फास्फोरस एटम का बढ़ भी रहा है, +3 से +5 भी हो रहा है और फास्फोरस एटम का घट भी रहा है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट घट भी रहा है। पर ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक ही सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता भी हो और वही इलेक्ट्रॉन लेता भी हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और इस केस में हम लोग कैसे n फैक्टर निकालेंगे? तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में फास्फोरस के कितने एटम हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड में फास्फोरस के 4 एटम हैं और राइट हैंड साइड में अगर हम लोग जाके देखें तो यहां 3 एटम है और यहां 1 एटम। यानी इस 4 एटम में हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था और यहां पर जो 3 फास्फोरस एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। यानी इस 4 फास्फोरस के एटम में से 3 एटम्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसीलिए +3 से +5 हो रहा है। पर कितने एटम का? 3। यानी +3 से +5 गए तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। और यहां पर कितने एटम है? 3। यानी टोटल हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन्स दिया होगा, क्योंकि इस 4 फास्फोरस में से 3 फास्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हर फास्फोरस एटम 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस 4 में से 3 फास्फोरस एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे लॉस है। और अगर हम लोग गेन देखें तो इस 4 फास्फोरस में से एक वो फास्फोरस है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है और ये +3 है और -3 है और इसके भी गैप अगर देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन का आएगा। यानी यहाँ पर टोटल 4 फास्फोरस एटम में से 3 फास्फोरस एटम 6 इलेक्ट्रॉन दिया है और एक फास्फोरस एटम 6 इलेक्ट्रॉन लिया है। इसका मतलब है इस पूरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा था कि जो हमारा n फैक्टर होता है वो होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मोल। तो यहाँ पर टोटल कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं? 6 मोल्स। 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी है और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का हमारा गेन भी है। तो टोटल हमारा कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे चेंज हो रहा है? 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स का। और हम लोगों को इसका अगर n फैक्टर निकालना है तो यहाँ पर कितना मोल इन्वॉल्व है? 4 मोल। तो होता है n फैक्टर होता है चेंज इन, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, है ना। तो यहाँ पर टोटल 6 मोल का हम लोगों का चेंज हुआ है, पर इसके लिए हमको 4 मोल चाहिए। तो अगर हम लोग इसका n फैक्टर निकालेंगे तो ये 6 डिवाइडेड बाई 4, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 4 मोल में, इसलिए इसका n फैक्टर हमारा 3/2 हो जाएगा। यानी जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा H3PO3 का, उसको हम लोग 3/2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसा जानते हैं हम लोग हाइड्रोजन का 3 होता है, फास्फोरस का 31 होता है और ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है। तो ये 48 और +3 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 51 और 51 में अगर 31 ऐड कर दें तो ये 82 हो जाएगा।
यानी यहां पर इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो हमारा हो जाएगा 82 और डिवाइडेड बाई 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, तो यहां पर जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो यहां पर तो आप देखिए बैलेंस्ड करके दिया गया था, तो हम लोग तो आसानी से बैलेंस करके दिया हुआ था, तो देख लिए कि कितना जो फास्फोरस है ना एटम है इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कितना फास्फोरस एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है। जैसे यहां पर देखिए, अगर +3 से +5, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 2। तो यहां पर N1 बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं, और यहां पर +3 है और -3, यहां पर कितने का चेंज है? 6 का। तो यहां पर हम लोग N2 को क्या मान लेते हैं? 6। तो इसमें चेंज हुआ 2 का, और इसमें से यहां पे जाने पे चेंज हुआ 6 का। तो अब जो n फैक्टर होगा उसका एक फॉर्मूला हम लोग यहां पर ले सकते हैं, N1 N2 बटा N1 प्लस N2, ये एक हम लोग ले लेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे 2 और 6 है, तो 6 इंटू 2 यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8। ये काफी आसानी से हम लोग n फैक्टर यहाँ पर निकाल सकते हैं बिना बैलेंसिंग किए हुए। अब यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, तो और भी चीजें हम लोगों का यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और ये यहाँ पर देखेंगे तो ये बैलेंस्ड भी नहीं है। यानी अगर बैलेंस ना भी हो तो फिर भी हम लोग है ना इस फॉर्मूला से यहाँ पर हम लोग Cl2 का n फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट के है ना फॉर्म में है, और यहाँ पर Cl पर -1 दिया हुआ, यानी यहाँ पर एक -1 हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो ये यहाँ पर x -6 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू +5 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर हम यहाँ पर देखे थे कि एक फास्फोरस का +3 था और यहाँ पर +5 हुआ, तो N1 का वैल्यू हमने 2 लिखा, और फिर एक बार देखा +3 है और -3 है, तो N2 का वैल्यू 6 हो गया। कितने का हमारा चेंज हुआ। लेकिन अगर अब हम लोग यहां पर देखें तो यहां Cl2 है, जबकि यहां पर इस 4 को अगर हटा लिया जाए तो यहां फास्फोरस का 1 एटम था, लेकिन यहां पर क्लोरीन का 2 एटम है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो एक का 0 है और यहां पर क्या है? -1, यानी यहां पर कितने का चेंज हुआ है? 1 का। लेकिन यहां पर क्लोरीन का हम लोग कितना एटम यहां पर मान रहे हैं? 2। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि यहां पर N1 जो है वो हमारा 2 हो गया। मतलब क्या है कि पहले हम लोग एक एटम का निकाल लेते हैं, तो 1 का चेंज हुआ है, तो 2 एटम है यहां पर, तो N1 का वैल्यू हम लोग 2 बोलेंगे कि ये पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। फिर देखते हैं हम लोग यहां से यहां देखते हैं, तो यहां 0 है और यहां +5 है, तो कितने का चेंज हुआ? 1 का। पर हम लोगों के पास कितना एटम है? 2 एटम है। ठीक है, तो यहां से यहां जब जाएंगे तो कहेंगे कितने का चेंज हो गया, है ना? 5 गुना 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया। तो यहां पर N1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और N2 का वैल्यू यहां पर हम लोगों का 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं और उसका अगर हम लोग n फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम लोगों का अगर एक एटम है तो एक एटम में कितना का चेंज हुआ? 2 का। तो हम लोगों को N1 बराबर 2, यहां से यहां कितना का चेंज हुआ? 6 का, तो N2 बराबर 6। यहां पर चूंकि 2 एटम है, तो यहां से अगर यहां चलेंगे तो एक एटम में 1 का चेंज होगा, तो 2 एटम में 2 का चेंज हुआ, तो N1 का वैल्यू 2 हो गया। फिर यहां से यहां चलेंगे तो एक में 5 का चेंज हुआ, तो 2 एटम में 10 का चेंज हो गया। तो अब हम लोगों का Cl2 का जो n फैक्टर है कैसे होगा? तो N1 इंटू N2 और डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई, है ना, 2 प्लस 10 12, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर हम लोग उसको 4 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा, है ना, 5/3, यानी जो Cl2 का है वो n फैक्टर हमारा 5/3 आ जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं Cl2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 71 होता है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 होता है। तो अगर हम लोगों को यहां इक्विवेलेंट वेट चाहिए किसका? Cl2 का, तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 71
और उसको डिवाइड कर देंगे 5/3 से, तो ये हमारा इक्विवेलेंट वेट Cl2 का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोगों को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बैलेंसिंग दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं दिया हुआ है तो भी दिक्कत नहीं है। बस ये देखना है कि यहां पर अगर +3 से +5 है तो 2 का चेंज हुआ है। चूंकि यहां पर एक ही एटम है, इसके कोएफिशिएंट से हमको कोई मतलब नहीं है, तो चूंकि एक ही एटम है तो यहां पर N1 का वैल्यू 2 हो गया और यहां से यहां जा रहे हैं तो 6 का चेंज हो रहा है तो N2 का वैल्यू 6 हो गया। तो हमारा इसका जो N फैक्टर हुआ वो हो गया 2 × 6 डिवाइडेड बाई 2 + 6, ये आ जाएगा। अगर इस केस में हम लोग देखें तो यहां पर एक एटम में 1 का चेंज हुआ है, लेकिन चूंकि यहां 2 एटम है तो हम लोग 2 का चेंज लिख रहे हैं, इसलिए N1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1 में 5 का चेंज है तो 2 में 10 का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ N1 का वैल्यू 2 है और N2 का वैल्यू 10 है। और फिर हम लोग फॉर्मूला N बराबर N1 × N2 डिवाइडेड बाई N1 + N2 निकाल देंगे तो ये हम लोगों का 5/3 हो जाएगा। तो ये काफी आसान मेथड है, बस ये देखना है कि N1 का वैल्यू कितना है, N2 का वैल्यू कितना है और वो कैसे निकलेगा। यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं उनका हम लोगों को देखना है। अगर एक एटम है तो 1 का देखेंगे, 2 एटम है तो 2 का देखेंगे।